रंगमंच की बारीकियों को समझ गहरी दार्शनिकता के साथ मंच पर अभिनेत्री अरमीन कौर अपने बेहतरीन अभिनय से किसी भी चरित्र में प्राण फूंक देती हैं। आइए बात करते हैं अंग्रेजी की प्रोफेसर और रंगमंच की अभिनेता व निर्देशक अरमीन कौर से। वेलकम अरमीन। Thank you, Sunidhi. Lovely to see you. Thank you so much. Same here. It's so lovely to see you. शुरू करें आपके बचपन से। सफर कैसे शुरू हुआ जिंदगी का? जन्म कहाँ हुआ और स्कूल की स्टडीज कैसी रही? कैसी स्टूडेंट थी अरमीन और कितनी शरारती थी? ये सब बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं भी देखो, मैं दिल्ली में ही हुई हम्म। और जो मेरे माता-पिता हैं और मेरे दादा-दादी हैं, वो पाकिस्तान से आए थे, तो मैं उन्हीं कहानियों पर बड़ी हुई, जैसे कि आप जानते हैं, और हमने नाटक में काम भी किया साथ में। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे पास ये किस्से होते थे हम्म। कि किस तरीके से हमारे परिवार यहाँ आए, यहाँ बसे और उनकी जो पूरी मेहनत रही है, अपने आप को बनाने की, हमने ये काफ़ी बातचीत की। So yes, I have been witness to that. So I think I have been the privileged generation that way, that I got the education and I got the chance to advance myself हम्म। in society, which because of the political uh, past that our parents have had, we did not get that chance. So we did get that chance. So I was schooled and I practiced theater in school. We went to perform internationally everywhere in the globe. So I got the chance to perform in various countries of the world. I went to. So yeah, it was interesting. Now that you direct children's theater, you know how exciting it is अभी for. अभी हम थिएटर पे थोड़ा रुक के आते हैं। सबसे पहले मुझे ये Okay. बताओ कि बचपन में शरारती थी अरमीन, या बहुत ही शरारती बच्चा थी अरमीन, या नहीं थी? नहीं, 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 मैं तो वो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, मैं वो थी। तो मैं थोड़ी एम्बिशियस थी कि मुझे पढ़ना है और आगे रहना है और स्पोर्ट्स में मेडल्स चाहिए और यहाँ अवार्ड चाहिए, तो मैं पढ़ती थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। शरारती ठीक है, सब बच्चे जिस तरीके से खेलते हैं, आजकल तो बच्चे नहीं खेलते इतना आउटडोर स्पोर्ट्स, तो हमारे वक़्त खेलते थे। तो हम घर से आके मैं सो के उठ के खेलने ही जाती थी, फिर शाम को आकर फिर मैं पढ़ती थी, तो मुझे पढ़ने का शौक था So और बेसिकली yeah, at present you are in Delhi University, लिटरेचर की आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यू आर वर्किंग देयर। तो ये क्या पहले से सोचा हुआ था कि बचपन से कि मुझे बड़े होकर के प्रोफेसर या टीचर कुछ बनना है, या पढ़ाने का शौक था, या ऐसे हो गया? ये ऐसे ही हो गया निधि। बचपन से मुझे कहानियाँ पढ़नी पसंद थी, हम्म। तो मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी कहानियों की किताबें ला के देते थे, मैं खुद भी खरीदती थी। तो ऐसा था कि मेरे को वॉल्यूम 1 चाहिए, तो पापा-मम्मी कहते थे कि ये काम करो, फिर तुम्हें वॉल्यूम 2 मिलेगा उसी किताब का, फिर तुम्हें वॉल्यूम 3 मिलेगा, फिर वॉल्यूम 4 मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों ने मुझे काफ़ी, उस वक़्त इतने ये भी नहीं होते थे कि हम वीडियो गेम्स पे बड़े हुए हैं, नहीं, हमारे पास कुछ वीडियो गेम्स भी नहीं होती थी, वो भी हमारे बढ़ते हुए, मुझे याद है मैं 9th 10th में थी तब कंप्यूटर का दौर आया था कि सबके घर में कंप्यूटर आने शुरू हुए। और जब हम बड़े हो रहे थे 11th 12th में, मुझे याद है ये फेसबुक वगैरह तब कॉमन हुआ। तो हमने जो सारे बड़े होने के दिन हैं, वो हमारे बिना इंटरनेट के गुज़रे हैं। तो हम्म। हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती थी कि हम इंटरनेट पे अपना दिल बहला लें, हमारे पास किताबें होती थी, रंग भर दिए, गेम्स खेल लिए, यही हमारे पास साधन थे। तो तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने हमेशा से किताबें ही पढ़ी हैं, okay, बड़े अरमीन होते हुए। पढ़ाती थी, सिंसियर थी, बहुत पढ़ती थी, और फिर वो एक प्रोफेसर बन गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही है। अब रंगमंच जिंदगी में कैसे आ गया? और रंगमंच निधि मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही रहा, हाँ। तो मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद था, स्कूल में नाटक हुआ करते थे, हम्म। मुझे पसंद था किरदार निभाने, हर चीज़। हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं अक्सर बच्चे कि वो अपने मन की दुनिया में सोचने लग जाते हैं, उन किरदारों को हम ज़िंदा कर लेते हैं। तो
उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने हर टेक्स्ट को ज़िंदा किया, वो मुझे लगता है कि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड व्हाटएवर आई रीड टुडे, हुँ, it just comes to life in my head. And that's how, and when I was, my first theater performance was when I was in third standard. हुँ। So that's how it began. And then I started participating in children's theater festivals, which were not just happening nationally, but also I'm internationally. इंटरप्टिंग यू बट आई मीन इट्स वेरी मच सेम विद मी। मेरी भी पहली परफॉर्मेंस तब थी जब मैं 3 साल की थी। तो एब्सोल्युटली Right? सेम। Yeah, yeah, yes. मुझे लगता है कि how we are as children that really shapes up how we grow up as adults. We just don't change. There is something that gets नींव woven into बनती है, us. नींव बनती है Yeah, उस टाइम पे। बिल्कुल। हमारा दुनिया को देखने का तरीका नज़रिया। हुँ, बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। काफ़ी ज़रूरी है। तो साहित्य जिसे आप पढ़ा रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, वहाँ से थिएटर का कोई धागा जुड़ता हुआ दिखता है? या कुछ ऐसा है कि जिसमें लगता है कि कुछ मुझे लाभ मिलता है थिएटर में थिएटर करने में कॉलेज में भी जो मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ उससे? बिल्कुल, बिल्कुल निधि, बहुत ज़्यादा मतलब जितना मुझे लगता है कि आप पढ़ते हैं, उससे आपकी जो डेप्थ ऑफ परसेप्शन एंड एक्सपेंस ऑफ परसेप्शन है, इट जस्ट एक्सपैंड्स. हुँ, So when you're an actor, you might just see things as an actor. हुँ, That would be a very limited perspective. But when you have a text, you हुँ, start giving birth, your imagination starts tingling. And that is the right, that is the time when you start reading the subtext of the text. So जो परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द चीजें बनती हैं जो शायद कभी ऑडियंस को नजर नहीं आती कि हम कॉस्ट्यूम किस तरीके से बनाते हैं, हम बैक स्टेज भी एक जगह बना के रखते हैं कि वो किस तरीके से एक्टर मूव होगा ताकि वो स्टेज पे किस तरीके से पहुंचे, तो वो सब सब टेक्स्ट है टेक्स्ट का. ये अरमीन ने सो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है थिएटर की? नहीं निधि, मैंने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली, बट यूं ही रास्ता बनता गया कि मैं स्कूल में परफॉर्म करती थी, कॉलेज में मेरा ईसीए एडमिशन हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर के बेसिस पे, तो वहाँ 3 साल मैंने नाटक किए. हुँ, और फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी अपनी सोसाइटी की. तो इस तरीके से मुझे, और लिटरेचर में पढ़ ही रही थी साथ में, इस तरीके से मेरी दुनिया रंगमंच की और विस्तारित होती गई और बड़ी होती गई. कितना तो ज़रूरी इस है तरह. अरमीन एक्टर के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग लेना? मतलब एक प्रशिक्षण लेकर के वो एक्टर बने, उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या एक्टर बना जा सकता है बिना ट्रेनिंग के भी? एक्टर बिना ट्रेनिंग के बना जा सकता है, पर जब आप फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हो, मुझे लगता है कि आप अपने साथ अगर पर्सपेक्टिव्स जोड़ते रहें तो आप बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे. तो वो जो कभी कभी हमें फॉर्मल ट्रेनिंग दे जाती है ना, वो हमें दे जाती है एक पर्सपेक्टिव हुँ, चीज को देखने का. वो हमें फिर, अगर हम फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते तो हमें वो सीखना पड़ता है, वो एक्वायर करना पड़ता है. लेकिन जब हमारे पास वो फॉर्मल ट्रेनिंग के रूप में आता है, वो हमें सिलेबस में दिया जाता है. तो बिल्कुल। शायद अगर मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड की एक्टर होती, तो मेरा रंगमंच को देखने का तरीका और होता. लेकिन क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा रंगमंच को देखने का तरीका और है. तो आपका डिसिप्लिन, इट शेप्स योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिएटर, व्हिच सबसे इज पहला ऑल. कौन-सा प्रोफ़ेशनल प्ले था जो जिसको हम एकदम से कहेंगे कि थिएटर किया एक्चुअल में बचपन का स्कूल, कॉलेज का थिएटर छोड़ के, वो कौन-सा प्ले था? मेरा प्रोफेशनल प्ले, आई थिंक इट वाज, हमने काला घोड़ा फेस्टिवल में परफॉर्म किया था. ओके। तो वो एक मतलब कमर्शियल फेस्टिवल कहा जा सकता है. बट सिंस आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, सो ऑब्वियसली इट वाज अ कॉलेज टीम. हुँ, But when I got the money and when I was participating as a professional actor, that was in ITFOK, International Theatre Festival of Kerala. That was, I think, in 2015 or 16. I have forgotten. I have ओके। forgotten. Yeah. कितने नाटक अभी तक करे हैं और कौन-सी विधा में नाटक करना पसंद है? आई मीन फ़ोक नाटक, नृत्य नाटिका या जो डांस ड्रामा जो भी ये नुक्कड़ नाटक, डिवाइस प्लेज़, कौन-सा ज़्यादा पसंद है और कितने नाटक करे अभी तक? निधि, कितने नाटक किए हैं ये तो मैं भूल चुकी हूँ. ओके। मुझे इसकी बिल्कुल गिनती नहीं है.
पर मुझे लगता है कि हर दौर में आप बड़े होते हैं और आप एज एन आर्टिस्ट भी बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो शुरू एकदम जब मैंने किया था तब शायद मुझे फोक पसंद था, उसके बड़े जेस्चर्स, उसका जो एकदम क्लिक करने का स्टाइल होता है कि यू क्लिक विद द ऑडियंस एंड यू डू इट। यू डोंट हैव टू हैव अ वेरी यू डोंट हैव टू हैव वास्ट ट्रेनिंग फॉर इट एंड यू डोंट हैव टू फोकस सो मच, इट जस्ट कम्स टू यू। देन आई ग्रू अप मोर and I was a Bharatanatyam dancer. तो मेरे को how the classical form gives birth to performance, मुझे वो nuances अच्छे लगने लगे। फिर मैं और बड़ी हुई तो मुझे रियलिज्म पसंद आने लग गया, 60s और 70s का जो हम मोहन राकेश में देखते हैं या बलवंत गार्गी में देखते हैं। हम्म। उसके बाद मुझे और बड़ी हुई, मुझे डिवाइस्ड प्लेस पसंद आने लगे, क्योंकि जो हम मौके पे बनाते हैं समाज को नजर में रखते हुए, वो वो हमारे आर्ट को जो कन्विक्शन देता है, वो मुझे लगता है कि कोई भी स्क्रिप्टेड चीज नहीं दे सकती, क्योंकि हमें पता है हम किस मकसद से बना रहे हैं। एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू क्रिएट आर्ट दैट चेंजेस द सोसाइटी इन सम वे। every art changes the society, but once you have a device play, that I think is a different type of two worlds. So that's तो स्टेज presently पर, I like device play. ओके, Yeah, स्टेज sorry. पर ड्रामा करने के अलावा क्या अरमीन अपनी एक्चुअल लाइफ में भी थोड़ी ड्रामा क्वीन है, नॉर्मल लाइफ में? Absolutely right. Absolutely not. Absolutely not, Nidhi. You know it. You absolutely know it. I I'm sorry. So I think mm-mm, I'm not. There is no reason for it. I am just not a drama queen. अच्छा, Yeah. जब हम थिएटर करते हैं तो हर प्रोडक्शन में हम बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं और वो बड़ी जायज सी बात है कि मिलना ही है अपने सह कलाकारों से, सभी नए नए होते हैं। उनके साथ ओपन अप होने के लिए ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर काम करते हो? देखो, मुझे लगता है कि हर टीम की डिफरेंट एनर्जी हम्म। होती है और आप ऐसा उम्मीद नहीं रख सकते हर टीम में जाके कि आपके ये सह कलाकार उतने ही हम्म। गूढ़े, मतलब डेप्थ पे आप उनके साथ दोस्ती कर सकें हम्म। जितने आपकी एक पर्टिकुलर टीम के साथ है। हम्म। मैं हमेशा से मुझे लगता है कि ये आपका जो प्रोसेस ऑफ नाटक है ना, वही आपकी दोस्ती बना देता है और वही आपकी टीम को बना देता है। तो जिस तरीके का प्रोसेस रहेगा, जिस तरीके का आप स्क्रिप्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, अपने कैरेक्टर्स में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, वही कड़ी होती है उस वक्त आपको जोड़ने की। और अगर आप एक दो आपको चीजें, लगे कि आप एक दो चीजें वो क्या बोलिए। होती हैं? लाइक जैसे उनके साथ कुछ बैठ के खाना या कुछ एक्सरसाइज जो होती हैं, एक्सरसाइजेस भी बहुत मैटर करती हैं, इकट्ठे कर रहे हैं या कुछ टाइम स्पेंड करना, यही सब चीजें हैं या इसके अलावा भी कुछ कुछ बेसिक चीजें क्या होती हैं और? जी, बेसिक मुझे लगता है कि आपको अपना दिल बड़ा करके चलना चाहिए वहाँ पे। मैंने कभी-कभी ये देखा है कि लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकती है, वो आपकी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की बैकग्राउंड हो सकती है, वो ये डिफरेंस हो सकता है कि मैं फॉर्मली ट्रेन्ड हूँ, मैं इनफॉर्मली ट्रेन्ड हूँ, ये ट्रेन्ड नहीं है, ये हम्म। ट्रेन्ड है, ये इस फॉर्म में ट्रेन्ड है, उस फॉर्म में ट्रेन्ड है। ये बातें वहाँ भूल के आना चाहिए। अगर आप हम्बल होके आएँगे और खुल के आएँगे, अपना दिल खोल के आएँगे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बैरियर्स जो मैंने देखे हैं, वो टीम्स में या काम करते हुए यही देखे हैं कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है और वो वहाँ है, तो मैं यहाँ हूँ। ये चीज़ हमें बिल्कुल भूल के आनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, उम्र के बढ़ने से जब हम एजिंग होती है तो एक एक्टर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है? बहुत इम्पैक्ट आता है। अब अगर आप ऐसा बोलें कि हमें रोल्स रिजिड हो जाते हैं, तो वो तो एक बहुत छोटी-सी बात है। रोल्स रिजिड भी नहीं होते, आपका टैंजेंट डिफरेंट हो जाता है हर रोल की तरफ। जैसे कि जब मैं आपसे मिली और हमने नाटक किया, तब मैं 26 या 25 इयर्स की थी और मुझे 16 ईयर ओल्ड वुमन लड़की का किरदार करना था। तो वो 10 साल पीछे जाना, वो रिलेशन, अब शायद जब मैं कभी 35 साल की हो जाऊँगी, तब भी हो सकता है कि मेरे को वैसा किरदार करना पड़े, जहाँ पे मैं कोई 16 साल की या 17 साल की लड़की हूँ। तो मैं उस उम्र में 16 साल की लड़की के साथ किस तरीके का टैंजेंट बनाऊँगी? हमें ये टैंजेंट्स जो डिफर होते रहते हैं, ये डिफरेंस आता है।
एक एक्टर की जिंदगी में। एक एक्टर की जिंदगी में ये डिफरेंस नहीं आता कि उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई तो अब वो सिर्फ गांधारी बनेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं आता। हाँ, एक एक्टर जो होता है वो तभी एक्टर बनता है जितनी वो उम्र गुज़ार लेता है, तो वो उम्र ही उसको एक एक्टर बनाती चली जाती है, वो उतना ही एक्टर बनता चला जाता है। ये तो फैक्ट है, नो डाउट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, रंगमंच ने जब आपने स्टेज पे किया तो क्या लगता है आपसे क्या ले लिया और क्या दे दिया? मुझसे लिया तो शायद कुछ भी नहीं रंगमंच ने, मुझे दिया है। और मुझे लगता है जो मुझे दिया है उसने, वो दिया है एक बहुत बड़ा दिल। क्योंकि जब आप बहुत तरीके के किरदार करते हैं तो आप उसमें ऐसे किरदार भी करते हैं जिनको शायद आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नापसंद करते हो, बिल्कुल, जिन तरीके के लोगों से। बिल्कुल। पर जब आप वो किरदार निभाते हैं या किरदार करते हैं तो आपके दिल में उन लोगों के लिए भी जगह बन जाती है। और आप जो वो लेंस लेके चलते हैं दुनिया में, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा जी सकते हैं और ज़्यादा खुला जी सकते हैं। क्योंकि हॉरिज़ॉन यू हैव आपका होता है, हॉरिज़ॉन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो होराइज़न एक तो इंटेलेक्चुअल होराइज़न भी होता है व्हिच इज़ एक्सपैंडेड ऑब्वियसली, बट देयर इज़ आल्सो दिस होराइज़न ऑफ द हार्ट एंड दैट एक्सपैंड्स। सो दैट्स व्हाट थिएटर गिव्स यू, आई थिंक। अच्छा, एक जागरूक अभिनेता कहा जाए, तो जागरूक हुँ, हुँ। अभिनेता जो टर्म है, इससे क्या आपको क्या लगता है कि वो क्या समझेंगे, क्या अभिप्राय है जागरूक अभिनेता का? देखो, जागरूक तो चाहे अभिनेता हो या फिर ग्रोसरी स्टोर ओनर हो, इट्स द सेम थिंग। You just have to be very vocal. So it's just that sometimes art is taken as a medium to do so many things, which we somehow do not give this space to other professions. हम बोल सकते हैं कि एक टीचर के पास ये वाला वेंचर है, एक वेंट है कि टीचर चेंज लेके आ सकता है। हम बोल सकते हैं एक्टर के पास है, पॉलिटिशियन के पास है। हम समझते हैं कि शायद ग्रोसरी शॉप ओनर के पास नहीं है, या किसी कोबलर के पास नहीं है, या किसी टेलर के पास नहीं है। तो आई थिंक आर्ट हैज दैट weight, and that's why it's the responsibility of the artist to situate the sensitivity of the people in the time, in the hour of need, and then produce art, and not just produce art for the consumption. Because if you are thinking about grocery shop, why do we think that it doesn't have the potency to be, to bring about a change? Is because it mostly is producing the goods which are made for the consumption. But art is not just made for the consumption, art is made for change also. So when the artist can very sensitively create and situate its art or its product in the present times to bring about a change, I think that is a very woke actor. So, एब्सोल्युटली। अ, yeah. एक एक्टर की जो बॉडी होती है, वो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो उसके आँखें, होठ, नाक, जितने भी उसके एक्सप्रेशंस हैं, जिनसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसकी वॉइस है, ये सब उसके हथियार हैं। यही सब टूल्स होते हैं। तो एक जब हम अपना रोल कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं, तो इनकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि उनको कितना मात्रा में कितना मात्रा में उसको दिखाना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए और कितना नहीं, ज़्यादा कम में कैसे आप तालमेल करते हो? निधि, मुझे लगता है कि ये तो ना एक स्किल की बात है। हुँ, अगर हम पुराने आर्ट फॉर्म्स को देखें, जैसे कि हमने बोला भरतनाट्यम, जैसे हमने हुँ, बोला कथकली, कई डांसेस को या मतलब ट्रेन होते होते उसमें 8 साल 10 साल लग जाते हैं। और हमारी ऐसा ट्रेडिशन रहा है हिंदुस्तान में कि आर्टिस्ट ने इतना वक्त दिया हुँ, कि अपनी जिंदगी का उन्होंने 8 साल दिए, 10 साल दिए, 12 साल दिए एक आर्ट को। तो ये मुझे लगता है कि ये स्किल की बात है। ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं है एक्टर की। ये हमें, यू नो, व्हेन यू आर गेटिंग ट्रेन्ड एज़ एन एक्टर, तभी आपको एक्सपीरियंस ही आपको आपका सिखाएगा कि आपका शरीर क्योंकि अपना है। हुँ, आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुद समझेंगे कि अच्छा, इसमें तो मेरे बाल, इस कैरेक्टर के लिए तो मेरे को गंजा होना पड़ेगा, इस कैरेक्टर के लिए तो मेरे को बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, इस कैरेक्टर के लिए मेरे को बाल रंगवाने पड़ेंगे शायद हरे रंग के। हुँ, आपको वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है।
स्किल और एक्सरसाइज हर आर्ट फॉर्म की एक नींव है, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके साथ-साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है अपने कैरेक्टर की तरफ और अपनी बॉडी के साथ, आई थिंक दैट शेप्स हाँ, एवरीथिंग। और अरमीन कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी है कि हम उतना ही इस्तेमाल करें अपने फेशियल मसल्स का या बॉडी का कि परफॉर्मेंस बहुत लाउड और नकली ना लगे। ये भी है ना या नेचुरल फ्लो में वो एक उसको अडॉप्ट कर सके उस कैरेक्टर को। हाँ, निधि, ये आप ठीक बोल रहे हो। पर ये वहीं पे आ जाता है मुद्दा हाँ, कि बिल्कुल, आपका अपने शरीर के साथ क्या रिश्ता है। बिल्कुल। कि हो सकता है कि कोई एक आम आदमी है जिस बात पे मैं सिर्फ बोलूँ क्या बात हो गई, वो बोले क्या हो गया, है ना? तो वो आपका अपना है उस कैरेक्टर के साथ रिश्ता, कि आप अपने शरीर को किस तरीके से यूज़ करोगे। कि यूज़ कर रहे हैं। कन्विक्शन की बात है, वो अपने कन्विक्शन शरीर में और दिमाग में पैदा होता है। तो किस अच्छा, तरीके से वो उस हाउ यू यू नो बैलेंस बिटवीन अरमीन एज़ अ प्रोफेसर एंड एज़ एन एक्टर दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बैठता है? मेरी कोई ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की, आप जानते हो। मतलब मैं साहित्य पढ़ाती हूँ हुँ, और लिटरेचर की सबसे अच्छी बात है कि लिटरेचर और थिएटर एक तरीके से एक ही हैं। जब आप रियलिज़्म से कहीं दूर भागते हैं, तो आपको थिएटर भी मिल जाता है और रास्ते में लिटरेचर भी। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ाना भी ऐसे सब्जेक्ट्स प्रेफ़र करती हूँ अपने कोर्स में, समथिंग लाइक टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, some plays and some theater, and it's, I don't know, I mean something which is very principle ना, literature और theater में वो है sensitivity towards people. अगर you have that empathy and you have that sensitivity, it's one and the same thing, it's not a different thing. अगर शायद मैं फिजिक्स की प्रोफेसर होती, शायद तब मेरे को होता कि शायद मुझे कोई बैलेंस बनाना है, पर लिटरेचर के लिए कोई बैलेंस नहीं। टाइम कैसे मैनेज होता है दोनों चीज़ों में? रिहर्सल्स आल्सो नीड्स लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, तो वो कैसे मैनेज होता है? और क्लासेस भी रोज़ हैं। बिल्कुल निधि, आपके साथ मैंने काम किया है, आप ये बात तो जानते ही हो। बट कुछ एवरीबॉडी वांट्स टू नो अरमीन। या या तो हाँ, कुछ इसी तरीके से होता है निधि, कि जिस वक़्त क्लासेस हों, हुँ, उस वक़्त कोशिश करती हूँ कि रिहर्सल ना हो। हुँ, तो अगर सुबह की क्लासेस हैं, तो शाम को रिहर्सल रख ली जाए। अगर देर की क्लासेस हैं, तो जल्दी सुबह रिहर्सल रख ली जाए। बस इतना ही है, और तो आपकी टीम पे डिपेंड करता है, आप सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि इट्स नॉट अ वन वूमन थिंग, इट्स अबाउट टीम। Even teaching is about, your class, your students. So it just has to depend on the relationship. So itni si hi baat एट द एंड इट्स रिलेशनशिप, इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली अपॉन रिलेशनशिप। है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट करती है अरमीन को जब वो चाहती है कि मैं एक प्ले करके आऊँ थिएटर करने के लिए स्पेशली? हुँ, हुँ। फैमिली अ, सपोर्टिव होती है? हाँ, निधि देखो, कभी-कभी तो ज़िंदगी ऐसी ही है हम सबकी, कहीं-कहीं हमें अपना स्पेस खुद कार्व करना पड़ता है और कहीं-कहीं हमें सपोर्ट मिल जाती है। So there have been times where my family has not been supporting enough, but ठीक है, इसमें क्या है, अपना काम करने जा रहे हैं, तो बस यही बात बोलनी है कि पसंद है मुझे, काम करने जाना है और जाने दो, मेरा काम है, मैं नहीं जी सकती उसके बिना, जाने दो मुझे। तो इतनी सी ही बात बस बोली जाती है, और तो कुछ बड़ी बात नहीं। जब आप ऑडिशंस के लिए जाते हो तो ये पता होता हुँ, है हुँ। कि हम फला फला प्ले जो है वो करने वाले हैं और उसकी ऑडिशंस के लिए मैं जा रही हूँ, तो माइंड सेट करके जाते हो कि यही वाला रोल मिलेगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, या नहीं, नहीं, ओपन ऐसा माइंड नहीं है। जाते हो? बिल्कुल ओपन माइंड, बिल्कुल ओपन माइंड। एक तो निधि, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तय कर लिया है कि पहले जब बच्चे होते थे तो हर चीज़ एक्साइट करती थी, हम्म, ठीक है? 18 साल की उम्र में हर चीज़ अच्छी लगती है। अरे ये नाटक, ये भी बड़े बड़े आदमी का है, ये भी अच्छा होगा। उसके बाद आपका अपना पर्सपेक्टिव बनने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स शुड बी वेरी सिलेक्टिव, व्हिच आई डू नॉट सी इन एक्टर्स। सो दे जस्ट गो फॉर एनी प्ले, चूज़ द प्ले। क्योंकि हर प्ले की एक आइडियोलॉजी होती है। डू नॉट चूज अ कैरेक्टर, वेरी नाइस। चूज अ प्ले। सो व्हेन यू विल हैव दैट,
कि हाँ, ये आइडियोलॉजी, जैसे हमने लोहा कुट किया, तो हमें पता था उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस बात पे लिखा गया है नाटक, पूरा रियलिस्ट नाटक था। तो अगर आप उस सोच का समर्थन करते हैं, आप जाइए, उसके बाद बिकॉज़ आप कुछ कुछ भी मिलेगा ना, आप उसको खुशी से करोगे। यू विल बी द पार्टिसिपेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से जो भी एक्टर सुनेंगे उनको ये बात बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक्टर्स में ये इश्यूज कई बार होते हैं कि लीड मिलेगा तो करेंगे या एक पर्टिकुलर रोल मिलेगा तो करेंगे, लेकिन एक जब आप ऐसे फाइन एक्टर को सुनते हैं तो आप शायद समझ सकेंगे, जिन्होंने इतना काम ऑलरेडी किया है, कि वो अगर ये कह रही हैं कि कंटेंट इम्पोर्टेंट है, रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा है तो रोल छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, प्ले होना चाहिए, वो प्ले सामने आना चाहिए। सो इट्स वंडरफुल अरमीन, वेरी नाइस। जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं किसी प्ले का, तो नेचुरली हम उसकी पहले रीडिंग्स लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक एक्टर का काम आ जाता है कि अब वो अपने सब टेक्स्ट खुद बनाएगा, उसको समझेगा और अपने कैरेक्टर को खुद डेवलप करके लाएगा। तो क्या होता है ऐसा कि कुछ कुछ बेसिक चीजें कि जिसको लेकर के आप माइंड में अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, जिससे कुछ बाकी एक्टर्स को हेल्प मिल सके, कुछ शेयर करें ऐसा। देखिए हर चीज़ ना ज़िंदगी में शुरू होती है सेल्फ से। मतलब if you look at Plato, Socrates, Aristotle, all of them were searching for the truth. If you look at Swami Vivekanand, if you look at Gautam Buddha, if you look at Nanak, all of them were searching for truth and they came back to themselves. So if it is not moving inside you, you cannot create a character. You have to relate with yourself. You have to situate yourself. उसके बाद आती हैं सारी इमेजिनरी बातें कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे देखता हूँ या कैसे देखती हूँ, उसकी उम्र क्या देखती हूँ, उसका पहनावा क्या देखती हूँ, उसका कॉस्ट्यूम क्या देखती हूँ। कि अगर आप सोचोगे कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, तो वो किस तरीके के कपड़े पहनेगी, अगर उसका दुपट्टा होगा वो किस रंग का होगा, क्या वो एक बहुत ही हल्के रंग का दुपट्टा पहनेगी या बहुत ही भड़कीले रंग का दुपट्टा पहनेगी, उसके बाल कैसे होंगे। होता है जो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं शायद वो अपनी शक्ल सूरत पे ना ध्यान दें, हम्म। क्योंकि उनकी बात पे उनको भरोसा होता है। बिल्कुल। तो आप उस कैरेक्टर को किस तरीके से बनाएंगे, आप वो बाद में सोचना शुरू करेंगे। आप पहले अपने साथ उसको रिलेट करेंगे, where do I see myself in the crevices of this character? Because this is what humans are. We just find ourselves scattered around in everything. We just have to find that little thread that relates us to the character, and from there we start branching out. Uska age, uska physical presence, या जैसा भी हम उसको स्टेज पे उतारना चाहते हैं उसके बाद। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी कोई ऐसी प्रोडक्शंस होंगी जिन पे आप लॉकडाउन से पहले काम कर रहे थे और फिर लॉकडाउन आ गया और फिर वो बीच में रुक गई, तो उनकी कुछ कुछ रिहर्सल्स अभी बाकी रह गई थी या बिल्कुल अभी होने ही वाली थी स्टेज, अब उसको कैसे करने की सोचते हो? मेरी उसको मैं अब सोच रही हूँ कि किस तरीके से हम इस सेटिंग में लेके आए। तो अब थिएटर है वो एक लाइव परफॉर्मेंस का मीडियम है। अब हम उसको सिनेमैटिक मीडियम भी नहीं बना सकते कि रिकॉर्ड करें और दिखा दें ऑडियंस को। तो अब हम किस तरीके से चीजें एक्सपीरियंस करने लगे हैं थ्रू द फोन, थ्रू वीडियो कॉलिंग। तो हम यही सोच रहे हैं कि उसको कुछ, अब लाइट की भी बात हुई तो मैं भी अपने को एक्टर से ही बात कर रही थी, तो हम वो और मैं ये बात कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, एक बारी सुबह 6 बजे फोन करेंगे, एक बारी दोपहर को 2 बजे, और एक बारी 6 बजे शाम को, और फिर जब बिल्कुल अंधेरा होने लगता है तब करेंगे, ताकि हम देख सके हमारे चेहरे पे लाइट कैसी पड़ रही है। तो अब हमारी लाइट डिजाइन भी इट इज नेचर डिपेंडेंट, और हम सोच रहे हैं कि हम कहीं नेचर से उधार ही ले लें कोई चीज, और अपने इसी माहौल को, अपने बेडरूम को स्टेज में कन्वर्ट करें, अपने ड्राइंग रूम को स्टेज में कन्वर्ट करें, अपने असली कपड़ों को हम कॉस्ट्यूम में बनाएं। और ये जो एक ग्लिचेस होती हैं, नुआंसेस होती हैं कि कभी क्या कहते हैं, कभी वीडियो कॉल रुक गई, कभी कनेक्शन चला गया, कभी लाइट चली गई, कभी लाइट आ गई, तो ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं अब इसको हम एक्सपीरियंस में स्ट्रीमलाइन करके परफॉर्मेंस बनाएं। तो कुछ इस तरीके का काम चल रहा है। ओके। अभिनय क्या हम्म। है अरमीन आपके लिए? अभिनय का क्या अर्थ है? देखो अभिनय मैंने कभी एज अ डेफिनेशन या डिसिप्लिन नहीं सोचा कि वो प्रोफेशन क्या है या वो क्या चीज है या अभिनेता क्या है।
पर जिस तरीके से हमेशा मैंने उसे लिया है, आई हैव ऑलवेज टेकन एज अ कैथारसिस फॉर माई सेल्फ, बिकॉज जो भी हम हैं, हमें अपने आप से भी रिहाई चाहिए होती है। तो जब हमें अपने आप से रिहाई चाहिए होती है, तो बेहतर यही है कि हम कुछ और बन जाएं उस वक्त के लिए। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है रिहर्सल का, वो हमें बहुत एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम वी गेट आउट ऑफ आवर ओन सोल and we get into somebody else's body. So for me, that is acting. The moment that I really am not myself, I can comfortably forget about myself. मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, मेरी कितनी तनख्वाह है, मेरा बजट कितना है, मुझे कितनी जिंदगी में चीजें करनी है, और वो सब चीजें भूल के मेरे लिए उस कैरेक्टर की जो जिंदगी है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है कि मुझे ये करना है, वो करना है जो स्क्रिप्ट मांगती है। सो इट्स रिस्पाइट फ्रॉम लाइफ। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा रोल जो याद आता हो जो बड़ा दिल को छू गया हो, जिसमें बोल्डनेस भी हो, बड़ा मेस्मराइजिंग भी हो और मीनिंगफुल भी हो, और इसके साथ साथ वो आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा दे के गया हो, वो कौन सा रोल था? निधि, वो था कुलवंत कौर, मैंने किया था। वो नाटक भी मैंने बनाया था, तो उसके लिए कॉलेज के दिनों में बनाया था मैंने नाटक। उसके लिए मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला, और वेरी उन दिनों अच्छा लगता था, 1500-2000 रुपए मिल जाते थे। तो अच्छा भी लगता था कॉलेज दिनों में। तो सेंट स्टीफेंस में हमने परफॉर्म किया था मंटो का ठंडा गोश्त, और बहुत खुशी से मैं कह सकती हूँ, मैंने आज तक उसकी वैसी अडेप्टेशन नहीं देखी जो हमने अडेप्टेशन की थी, मैंने और मेरी टीम ने। मैंने डायरेक्ट किया, मैंने सोचा, डिजाइन किया, पर मेरे को एक्टर्स और मेरी टीम का बहुत ज्यादा हाथ था उसमें, खासकर मेरी लाइट डिजाइनर का, जिसने कोई भी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट एंगल से ना देख के बहुत ही डाइवर्स एंगल से लाइट दी। तो कुलवंत कौर ऐसा मेरा कैरेक्टर है जो काफी बोल्ड, काफी असर्टिव, और इट हैज बीन एवरीथिंग दैट आई लुक बैक एट व्हेन आई थिंक ऑफ थिएटर। लॉकडाउन ने लाइफ को कितना चेंज किया, क्या इम्पैक्ट किया? बहुत बहुत बदल दिया है निधि, बहुत बदल दिया है, पर ठीक है, अब हम घर को देखने लगे हैं काफी तरीके से। जो हम पहले घर को सिर्फ एक घर देखते थे कि काम करके आओ और सो जाओ और आराम की जगह, अब हम घर को काम करने की जगह देखने लगे हैं। अब हम घर को एक आर्टिस्ट की तरह देखने लगे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से आर्ट मिल सकता है, कहाँ कहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। घर में नए नए कोने देखने लगे हैं, कहीं पे चैन से हमें परिवार से थोड़ी देर कहीं और मिल जाए, क्योंकि अब बस परिवार ही है। परिवार को नए तरीके से देखने लगे हैं। It has changed life a lot. So yeah, I think I have a new relationship with my home now. So, यस। जो कुछ अभी एक्टर्स हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, वो कुछ आर्थिक और मानसिक स्तर पर कुछ कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, और वो बड़ा जायज भी है, क्योंकि लॉकडाउन ने सबकी लाइफ को कहीं ना कहीं तो इम्पेक्ट किया ही है। और नेचुरली स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए, या जो भी लोग अपनी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रगल करते हैं, तो उन्हें ज्यादा थोड़ा सा कष्ट हो जाता है ऐसी चीजों से। उनके लिए कुछ मैसेज? uh, उनके लिए यही मैसेज है कि मैं भी उस दौर से गुजरी हुई हूँ। जो मुझे अभी तक बात खलती है वो ये खलती है कि मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने आर्ट करना छोड़ दिया। मेरी सारी जद्दोजहद मैंने वहां लगा दी कि मैं पैसे कहीं से ले आऊं, कहीं से ले आऊं, कहीं से मेरे को बस ट्यूशन करा दूं या कुछ कर दूं, मेरे को सिर्फ 1500 मिल जाए महीने का, 2000 3000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, बस इतने सारे ट्यूशन पढ़ा के। वो मत करना, वो नहीं करना। तुम अपना आर्ट क्रिएट करते रहो, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, ये खत्म होगा कहीं ना कहीं। और तुम्हारे पास अपने मतलब, बहुत हैरानी की बात है, मैंने कई वक्त किसी अपनी जिंदगी के कुछ वक्त के लिए मैंने आर्ट छोड़ दिया था, पर आज जब मेरे को नौकरी मिली थी रिसेंटली, तो उस वक्त भी लोग मुझे इस तरीके से जानते थे कि ये बहुत अच्छी एक्टर थी, ये बहुत अच्छी डायरेक्टर थी, ये थिएटर बहुत अच्छा करती है। मतलब मुझे थमा ही ऐसे टेक्स्ट दिए गए कि तुम थिएटर पढ़ाओगी।
तुम थिएटर करती हो, तुम थिएटर पढ़ाओगी। तो मुझे याद ही उस चीज से रखा गया। मैंने आईआईटी में भी नौकरी की। आईआईटी में नौकरी मुझे इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने मेरी थिएटर एक्सरसाइजेस देखी। वहां पे मैंने स्टूडेंट्स को इंग्लिश लर्निंग कराते हुए थिएटर एक्सरसाइजेस करवाई थी। सो आई गॉट द जॉब। सो डू नॉट लीव योर आर्ट, दैट मेक्स यू, and यस, that will give you space everywhere. मनी विल फॉलो, ऐसी कुछ बात नहीं है। Absolutely, absolutely. Yeah. या So, अभी अरमीन ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आपकी? अब चल तो रही। खत्म हो गया है सेमेस्टर। हाँ। अच्छा, तो कैसी रही ऑनलाइन क्लासेस का, क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑनलाइन क्लासेस का निधि मुश्किल ही रहा। देखो, अब जो भी है, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता दो आदमियों के बात करने का। तो अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट ले आए कि चलिए अब ये वीडियो कॉलिंग होगी या कुछ भी, that cannot be a substitute, that can only be a copy or image. So it's just a make do. The conversations have not been satisfying, the lectures have not been satisfying. So when the spontaneity that you have when you're conversing with people, it's different. Like the spontaneity that we have when we are performing on the stage, अगर हम उसको record करेंगे, और मतलब वही बात है ना, 5 बजे की परफॉर्मेंस अलग होती है और 7 बजे की परफॉर्मेंस अलग होती है। तो it cannot be replicated. So how we converse with people, that cannot be replicated. Let's see, we are going through tough times. The students and the examination, the university obviously doesn't know what to do. We are first time facing a problem of the sort. So students had not been able to link themselves to the video call, and sometimes they were not able to have the lectures. So I recorded them, I kept them in the drive. So there are materials that, I mean, students have never accessed materials like that. So yeah, we are just making do with it. तो जैसे अभी आपने कहा कि ये बिल्कुल भी उस तरह से मज़ा नहीं दे रहा ऑनलाइन क्लासेस, तो थिएटर भी डेफ़िनेटली जो इस माध्यम से आएगा, उसपे भी वो उसको थिएटर वाली बात तो नहीं रह जाएगी उसमें, थिएटर तो नहीं कहेंगे। तो क्या लगता है कि इसका क्या, कैसे फ्यूचर देखते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ कुछ सोचा कि कुछ मिल कर के कुछ ऐसा किया जाए? मेरी थिएटर के लिए तो मैं थोड़ी हूँ पॉजिटिव। हुँ, मतलब टीचिंग का चलो वन ऑन वन ही होता है, वो इंसान, मतलब प्लेटो से लेके, उसने प्लेटो ने सुकरात को जबानी सिखाया, और हम ओरल लिटरेचर से ही आज यहाँ पे पहुंचे हैं। सब कुछ ओरालिटी से ही हमने अपनी पूरी सिविलाइजेशन बनाई। पर जब हम आर्ट को देखते हैं, आर्ट में बहुत कमाल की बात है कि वो हर मीडियम में अपनी जगह बना लेता है। तो मैं इस बात से थोड़ी पॉजिटिव हूँ कि हम, हो सकता है थिएटर ना बने पर कोई और मीडियम बन जाए, जो सिनेमा ना हो, जो थिएटर ना हो, पर एक अलग किस्म के टेक्सचर का मीडियम हो। और वो किस तरीके से मीडियम होगा, जैसे हम इंस्टाग्राम देखते हैं या हम फेसबुक देखते हैं, उसने कनेक्शन का एक अलग मीडियम बना दिया अपने दौर में। हुँ। तो हो सकता है कि हम उन चीजों को अगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस को, कि हम आर्ट को किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसमें एक और लेयर जोड़ दें। तो इसके लिए तो मैं पॉजिटिव हूँ कि हो सकता है हम कोई अलग ही मीडियम बना दें। तो या या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपकी रिहर्सल से या आपकी जो अभी तक आपने परफॉर्मेंसेस की उससे जुड़ा हुआ हो, जिसको आप, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की मन में हो कि मैं ये शेयर जरूर करूं, ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म से? थैंक यू निधि फॉर आस्किंग, पर आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग राइट नाउ। बहुत मजेदार एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और हाँ, एक परफॉर्मेंस का ऐसा था कि हम यही कर रहे थे, मंटो का ठंडा गोश्त ही परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने सब कुछ किया था रिहर्सल में, और क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही थी, तो मैंने सबको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस से पहले बोला, तुम ये याद रखना, तुम ये याद रखना, ये याद रखना। और जब हमने परफॉर्मेंस की, तो मैं अपना खुद डायलॉग भूल गई उस परफॉर्मेंस। तो मेरे को-एक्टर्स ने बोला, भाई तुम सबको इतना लेक्चर दे रही थी और तुम खुद भूल गई। तो शुक्र है कि मेरी टीम मुझ पर चढ़ी नहीं, क्योंकि वहां पे हम प्राइज जीत गए। और मेरा को-एक्टर, मुझे अब याद आता है कि वो बेचारा स्टेज पे कितनी देर चुप खड़ा रहा था मेरे डायलॉग के इंतजार में कि अब मैं बोलूंगी, पर वो नहीं बोला मैंने, और भूल गई।
पर ठीक है, तो ये मुझे अभी भी होती है परेशानी कि ये कैसे हो गया? वो परफेक्ट परफॉर्मेंस हो सकती थी। तो परफेक्ट परफॉर्मेंस तो खैर कुछ होती ही नहीं है। परफेक्ट जैसा चीज तो कुछ भी नहीं है। वो या इनपरफेक्शन में ही परफेक्शन का मजा आता है, वही वही सब कुछ है। या वो परफेक्ट परफॉर्मेंस शायद हमारी ड्राइव है जो हमें ऐसे बिल्कुल, खींचती रहती है ना, बिल्कुल, व्हिच इज नेसेसरी। बिल्कुल। अच्छा अरमीन, एक बात बताओ, जो इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं हम डायलॉग्स की, तो उसके लिए कुछ टिप्पणी करो कि वो जिससे कुछ एक्टर्स को कुछ पता चले कि इम्प्रोवाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, या कितना स्पेस चाहिए करने के लिए, या कितनी ज़रूरी है, और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जेस्चर्स की भी और डायलॉग्स की भी। इसके बारे में कुछ बताओ। इम्प्रोवाइजेशन तो काफी जरूरी है, और अभी हम देखते हैं कि मतलब वो इतनी जरूरी है कि इम्प्रोवाइजेशन अपने आप में एक आर्ट फॉर्म बन चुका है। हम्म, सो यू ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो कि इम्प्रोव शोज होते हैं आजकल एंड पीपल डू इट। सो इम्प्रोव के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यार अपना कोई हमें वो नहीं रखना चाहिए, कोई क्रिएटिव ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी थिंकिंग दैट दिस विल नॉट सूट या दिस विल नॉट गो। वी शुड एब्सोल्युटली हैव नो गाइडलाइंस टू दैट। सो हम्म, देयर शुड बी नो ग्राउंड रूल्स यू शुड डू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये डायलॉग मेंढक बन के बोलना चाहिए, तो एक बार ही मेंढक बन के बोलो एंड सी हाउ योर वॉइस एंड टेक्सचर इज हैपनिंग। हो सकता है तुम्हें उस टेक्सचर ऑफ वॉइस में कुछ मिल जाए, या उस मूवमेंट में, जैसे हम ऐसे मूव करते हैं थ्रोट को नीचे से कुछ करके, तो हमें हो सकता है उस मूवमेंट में कुछ मिल जाए कि ये बॉडी की मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो improvisation should be done with a मतलब with all inhibitions lost, I think no inhibitions there। आपके जो हम्म। घर में मदर हैं, वो भी कुछ मुझे एक बार मिले थे, मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी इस साहित्य की बहुत मतलब पसंद करने वाली एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं। तो उनसे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जीन्स में भी आया इस तरह का साहित्य के प्रति जो प्रेम था और जो लगाव नाटकों के प्रति, कुछ वहां से भी, कुछ फैमिली से भी इस तरह से आया? बिल्कुल बिल्कुल निधि, मतलब मेरी फैमिली हमेशा से ही ऐसी रही है, तभी मैं बचपन से किताबें पढ़ी। हम्म, तो मेरी मम्मी और पापा मेरे को उस वक्त जब मैं छोटी थी कोई इंटरनेशनल बुक्स ला के देते थे, चाइना की किताब, जापानीज लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, ये सब। और मुझे याद है कि मेरी जो पहला मैंने अपने ऑडिशन के लिए पीस प्रिपेयर किया था, वो किसी हिंदी कहानी में से ही था। आई थिंक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कोई कहानी थी, बंगाली में मतलब ट्रांसलेटेड अनुवाद था उसका हिंदी में। तो वो थी शायद मेरी। तो हाँ, जैसे आप भी, आपको भी मैं जानती हूँ, तो आप हिंदी कविताएं लिखती हैं और आपका भी उसी साहित्य से लगाव रहा है। हम्म, तो वो हमारे रंगमंच में बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि वो ढल जाता है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा लिटरेचर से रिलेशनशिप है, वो हमारा स्टेज पे आ जाता है। तो एब्सोल्युटली it's obviously because of the genes. And I remember the first literature that I have read as a child was Hindi literature. When I was a young adult, I was reading English literature too. But I remember that the first novel that touched me was Rabindranath Tagore's Upvan, and that was my mother's novel. ओके। So yeah, so that's it. I mean, it's all about imagining characters in literature and theater and then making them come to life because राइट। yeah। दिल्ली से बाहर कहाँ कहाँ थिएटर किया जा करके? किस किस जगह पर मौका मिला करने का? दिल्ली से मुझे बहुत लकी हूँ मैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह मैंने परफ़ॉर्म किया है। नेशनली तो मैंने शायद मतलब नेशनली तो मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ-कुछ याद है, मुंबई, राजस्थान, केरला, ये सब। इंटरनेशनली मुझे मैंने परफ़ॉर्म किया है लाहौर, रशिया, मॉस्को, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। तो मैंने इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में भी परफ़ॉर्म किया है। तो अच्छा है क्योंकि हमें तरीका मिलता है कि और लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में और क्या हो रहा है, थिएटर कहाँ पहुँच गया है, किस दूसरों के तरीके की काम को डिवाइसेस। देखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों के बहुत, काम को बहुत ज़रूरी देखना, है। सराहना, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ में बहुत कुछ लाता है। हम भी उससे ग्रो होते हैं। तो हुँ, जो हुँ, आप हुँ। ये इंटरनेशनल थिएटर करते हो या देखते हो उनके काम को,
तो वहां से कैसा एक्सपीरियंस मिलता है? वहाँ से मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस लिया है वो लिया है कि ये डिवाइसेस और टूल्स किस तरीके से यूज होते हैं। हम्म। तो एक्टर चलो बहुत बारी देखता है कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं, वो तो चलो हम देख लेते हैं, पर जो सबसे हैरत अंगेज बात होती है वो ये होती है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये डिजाइन किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि हम वो नहीं सोच पाते। अब ये इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हम एक कल्चर में ही रहते हैं और हमने एक चीज का कल्चरल यूज ही देखा होता है। तो अगर हमने बचपन से देखा है कि बच्चे बॉटल गले में लटका कर चलते हैं, तो हमने यही देखा है बच्चे बॉटल गले में लटका कर चलते हैं। तो हो सकता है कि कहीं और कल्चर का बच्चा उसको हाथ में पकड़ कर चलता हो। तो वही यूज है, हम प्रोजेक्टर को जिस तरीके से यूज करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं देख के कि वही डिवाइस उस देश के टीम ने किस तरीके से यूज किया। सो दैट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू तो मी। क्लीशे से जो है हटके कुछ नया, कुछ डिफरेंट तरीके से देखने का एक नजरिया बनता है कि जो ऑब्वियस चीजें हैं वो ना करके कुछ हम कहीं और ही कुछ इमेजेस में कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। राइट या बहुत अच्छा लगा अरमीन आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ये और लोगों के लिए भी जो सुनेंगे बहुत हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। जो भी हमने एक्टिंग के ऊपर और आपके अनुभवों के ऊपर डिस्कशन किया है, तो थैंक यू सो मच इसी नोट के ऊपर। और आई विश यू टू ग्रो अ लॉट, टच स्काइज, बिकॉज आई नो यू, यू आर अ वेरी फाइन एक्टर। और ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि हमने लोहाकुट में काम किया है, तो वो बहुत ही एक सेटिस्फैक्ट्री अनुभव था और मैंने बहुत करीब से आपको करते हुए देखा है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई ब्लेस यू। I wish you all the थैंक best. यू Thank you so much. Thank you. निधि, थैंक यू फर्स्ट, इट हैज बीन अमेजिंग टू टॉक टू यू and you are a very good director, because when I was talking about process, you are such a good director that you make the process a very good thing. You are an absolute good human being. I really love you for that. So when I look back at you, it's not just because you are a good theater actor, you're a good theater practitioner, but it's because you're such a marvelous person at heart, so accommodating, so loving, so positive, that it's amazing to work with you. So sweet of you, Armin. And I'm going to give you a big hug, virtual. Virtual, yeah. Yes. और मुझे लगता है कि अभी हम लॉकडाउन खुलने तो हो जाएगा सब कुछ। आई एम तो एब्सोल्युटली होपफुल कि होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल। जरूर आगे बहुत सारा काम करना है हमें इकट्ठे, हम करेंगे। मुझे बहुत मजा आया था और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली थी अरमीन के साथ काम करके। और जिस रोल में अरमीन थी उसमें, मैं उसमें किसी और को नहीं देख सकती। तो मतलब एज ए डायरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अरविंद के साथ काम करके। मेरी आंखों के सामने हर नाम द स्यापा वाले सारे डायलॉग्स जो हैं वो अरमीन ही बोलती हुई दिखती है हमेशा। तो आई एम सो 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 हैप्पी विद यू एंड आई विश यू every success in life. Thank Thank you you. so Maybe much. same to you. Love, love, love. Love you. Okay. Thank you. Love you too. Thank you. See you.